नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं क्वालिटी देने वाला हूँ ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, देसी घी लेकर आया हूँ, एकदम बिल्कुल देसी घी। प्रश्न देखना, आपको पहले प्रश्न से लग जाएगा कि भाई क्या मैटर है। ठीक है, जितने भी मतलब पिछले एग्जाम हुए ना RAEO में, सारे मतलब उन टॉपिक के सारे चैप्टर बना लिए पहले, और उन चैप्टर से मैंने क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ मैं, जो कि जनरल साइंस के लिए इम्पोर्टेंट है। आप देखना, अगर वीडियो मज़ा ना आए ना तो कमेंट कर देना मेरे को, और मज़ा आ जाए तो भी कमेंट कर देना। ठीक है, आज कुछ नहीं बोलूँगा, आज चलते हैं डायरेक्ट वीडियो के ऊपर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सीरीज को। और दोस्तों, क्वालिटी ना हो ना तो बता देना मेरे को, एक भी प्रश्न में, एक भी प्रश्न के अंदर ऐसी व्याख्या दूंगा इसके अंदर कि आपको मतलब ये नहीं है कि भाई ये टॉपिक तो मैंने किया ही नहीं, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। भाई इसके अंदर व्याख्या भी ऐसी दूंगा मैं जो आपको टॉपिक के अंदर मतलब ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई पढ़ी हो आपने ऑलरेडी। ठीक है, इसके अंदर कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ आकाश कैसा दिखता है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता तो वहाँ पर आकाश कैसा दिखेगा दोस्तों? काले कलर का दिखेगा। ठीक है, काले कलर का दिखेगा। पृथ्वी पर देखो, पृथ्वी पर आकाश नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। जो नीला आकाश दिखता है ना, वो नीला आकाश को दिखता है प्रकीर्णन के कारण। और चंद्रमा पर हवा नहीं है, इसलिए सूर्य का प्रकाश सीधा आता है और प्रकीर्णन नहीं होता। इसलिए दिन में भी आकाश काला और तारे दिखते हैं। ठीक है, चले आगे, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आगे चलते हैं। रेगिस्तान में मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या होता है? दोस्तों, मृग तृष्णा जो होती है ना, एक तरीके से इमेजिनेशन हमको दिखाई देती है। वो क्यों होती है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होते हैं, है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है ये। ठीक है, जमीन के पास गर्म हवा विरल और ऊपर क्या होती है? ठंडी होती है। जमीन के पास तो क्या होगी? हवा गर्म रहती है और विरल रहती है, और ऊपर क्या होती है? ठंडी और सघन रहती है। तो दूर से आने वाला प्रकाश धीरे धीरे अपरिवर्तित होकर पूर्ण परिवर्तित हो जाता है। हमें लगता है कि जैसे आगे पानी है। यह क्या होता है? मृग तृष्णा होती है। ठीक है, ये मृग तृष्णा की अपन ने डेफिनेशन दे दी। ठीक है, इसके अंदर से कुछ प्रश्न आए तो ये देख लेना। चलिए आगे। गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री क्या होता है? आगे की ओर झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? तो वो झुक जाता है जड़त्व के कारण। ठीक है, जड़त्व के कारण। अपन कपड़े फटकारते हैं इस तरीके से करके, तो क्या होता है? वो भी जड़त्व के कारण बाहर आ जाता है ना, धूल के कारण। ठीक है, जड़त्व के कारण आते हैं। ये न्यूटन का पहला नियम है। देखो, न्यूटन का नियम भी आ सकते हैं अपने। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी से पहले प्रश्न आए हुए हैं। तो ये क्या है? न्यूटन का पहला नियम है। गति में शरीर गति में रहना चाहता है, और गाड़ी रुके तो पैर रुक जाते हैं, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण आगे बढ़ता है। ठीक है, सीट बेल्ट इसी तरह बचाती है। समझ गए आप? भाई गाड़ी में अपन तो एक जगह है और गाड़ी ने ब्रेक मारा तो गाड़ी तो रुक जाएगी, और अपन क्या रहता है? अपन भी गति में रहते हैं, तो अपनी जो गति है ना, वो आगे की साइड क्या होता है? आगे की साइड अपन जाएंगे। क्यों जाएंगे? जड़त्व के कारण। ठीक है, बिजली के तार गर्मी में ढीले क्यों छोड़ते हैं? बिजली के तार गर्मी में ढीले क्यों छोड़ते हैं? तो ढीले क्यों छोड़ते हैं? धातु का तापीय प्रसार होता है इसके अंदर। ठीक है, धातु क्या होता है? तापीय प्रसार होता है इसके अंदर, यानी गर्मी में धातु फैलती है। ठीक है, धातु फैलती है। अगर तार कसे होंगे तो फैलकर टूट जाएंगे। ठीक है, और सर्दी में सिकुड़ते हैं। इसी सिद्धांत पर रेल की पटरी में भी गैप रखा जाता है। ठीक है, रेल की पटरी में भी इसलिए गैप रखा जाता है ताकि क्या होता है? जैसे गर्मी पड़ी, ठीक है, और गर्मी पड़ी, इसका धातु फैलेगा तो क्या होगा? पटरी के जो साइज है वो तो बराबर है, लेकिन वो फैलेगा तो उससे क्या होगा? एक तरीके से वो उसके अंदर समाहित नहीं हो पाएगा, तो उससे क्या होगा? उसके अंदर बकलिंग हो जाएगी। ठीक है, चले आगे। आवर्त सारणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न। सीजियम जो होती है सबसे क्रियाशील धातु होती है। ठीक है, समूह एक के नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, भारी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाता है, इसलिए उसे निकालना आसान होता है। सीजियम सबसे नीचे है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। यह पानी में फट जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम के बर्तन में दही या अचार क्यों नहीं रखते? भाई क्यों नहीं रखते? क्योंकि अम्ल धातु से क्रिया करता है। ठीक है, अम्ल धातु से क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है। इस चक्कर में दही और अचार में लैक्टिक और एसिटिक अम्ल होते हैं। ये AI से प्रतिक्रिया करके, यानी कि Al से, यानी कि एल्यूमिनियम से प्रतिक्रिया करके जहरीले लवण बनाते हैं। इससे खाना और बर्तन दोनों खराब होते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? यह फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो होती है यह चयनात्मक होती है क्योंकि जीवित भी होती है। ये फास्फोलिपिड की और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, फ्लूड मोजेक मॉडल के अनुसार झिल्ली में लिपिड की दो परत होती है और उनमें प्रोटीन धसे रहते हैं। कुछ पदार्थ विस्तरण से और कुछ प्रोटीन चैनल से आते जाते हैं, इसलिए यह चुनकर आगे जाने देती है। ठीक है, मानव शरीर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ रहा है ये। ठीक है, अंतःस्रावी, ध्यान रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछ रहा है, तो इसके अंदर आ जाएगा थायराइड। ठीक है, थायराइड ग्रंथि इसके अंदर आ जाएगा। अब थायराइड ग्रंथि के बारे में जान लीजिए क्या होता है। थायराइड गर्दन में तितली के आकार की होती है। यह थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है, जिसमें आयोडीन लगता है। यह शरीर की वृद्धि, BMR और विकास को नियंत्रित करती है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है।
ठीक है। आयरन कमी से होता है तो थायराइड के अंदर तो होगा, ठीक है। मलेरिया का परजीवी सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग को संक्रमित करता है? तो मलेरिया होता है ना, वो होता है किससे? फीमेल एनाफिलिस से, ठीक है। और ये किसको प्रभावित करेगा? यकृत को प्रभावित करेगा, ठीक है, याद रखना। मच्छर के काटने पर स्पोरोजोइट पहले यकृत की कोशिकाओं में 7 से 10 दिन तक छिपकर गुणन करते हैं, फिर वहाँ से निकलकर आरबीसी पर हमला करते हैं। इसी कारण मलेरिया का बुखार रुक रुक कर आता है। गर्मी में काले कपड़े पहनने से गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि काला रंग जो होता है वो सभी प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, ठीक है। काला रंग 100% प्रकाश को ऊष्मा को सोख लेता है। सफ़ेद रंग क्या होता है? वो परावर्तित करता है। इसलिए गर्मी में हल्के व सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए एक तरीके से ना। फिर आता है विटामिन ए का अग्रदूत। अब देखो इससे प्रश्न आया हुआ है पहले, प्रिकॉर्सर। तो मैंने क्या किया, सारे प्रिकॉर्सर डाल दी इसके अंदर, ठीक है। कोई भी आएगा बता देना। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो ध्यान रखना, बीटा कैरोटीन तो क्या होता है? इसका प्रिकॉर्सर होता है, और इसके अंदर कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है, ठीक है। बीटा कैरोटीन और रतौंधी। विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, ठीक है। यह अग्रदूत बीटा कैरोटीन गाजर व पालक में होता है। यकृत में यह रेटिनॉल से बनता है। कमी से कम रोशनी दिखाई, मतलब कमी से क्या होता है? कम रोशनी होता है, यानी कि दिखाई नहीं देता। रतौंधी और आँख की कोर्निया सूख जाती है इससे ना। विटामिन डी शरीर में कैसे बनता है? तो विटामिन डी बनता है सूरज की यूवी किरणों से त्वचा में बनता है, ठीक है। विटामिन शरीर में कैसे बनता है? सूर्य की यूवी किरणों से त्वचा में बनता है, तो सूर्य की यूवी किरणों से त्वचा में बनेगा। त्वचा में 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पर सुबह की धूप पड़ने पर विटामिन D3 बनता है। इसे सनसाइन विटामिन कहते हैं। यह कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। कमी से रिकेट्स और हड्डियाँ कमज़ोर होती है, ध्यान रखना ना। विटामिन ई को क्या कहते हैं और इसका मुख्य काम क्या है? तो देखो, विटामिन ई को क्या बोलते हैं? एक तरीके से टोकोफेरोल बोलते हैं, और इसका मुख्य काम क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो विटामिन ई टोकोफेरोल है, यह कोशिका झिल्ली को फ्री रेडिकल से बचाता है ना, फ्री रेडिकल से बचाता है। इसे फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रजनन तंत्र को स्वस्थ रखता है। बादाम और सूरजमुखी में मिलता है ये, ठीक है। विटामिन के संश्लेषण शरीर में कहाँ होता है? तो विटामिन के का संश्लेषण जो होता है वो होता है बड़ी आंत की बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। बड़ी आंत की बैक्टीरिया में से विटामिन के का संश्लेषण होता है। विटामिन के टू का बड़ा हिस्सा हमारी बड़ी आंत के इकोलाई बैक्टीरिया बनाते हैं, ध्यान रखना। यह रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन प्रोथोमिन के लिए जरूरी है। ये तो आपको पता होगा रक्त का थक्का बनाता है, लेकिन ये प्रोटीन प्रोथोमिन के लिए जरूरी है। और कमी से चोट पर खून बहता रहता है ना। इसकी कमी से क्या होता है? चोट लग गई तो खून बहता ही रहेगा। विटामिन सी का अग्रदूत पूछ लिया, प्रिकॉर्सर पूछ लिया, है ना। और कमी से कौन सा रोग होता है? तो ध्यान रखना, ग्लूकोज का प्रिकॉर्सर होता है, और स्कर्वी रोग हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो विटामिन सी इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड मानव शरीर इसे ग्लूकोज से नहीं बना सकता, इसलिए भोजन से लेना पड़ता है, ठीक है। कमी से मसूड़ों से खून और जोड़ों में दर्द और घाव देर से भरना स्कर्वी से होता है, ठीक है। तथा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है? तो प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, ठीक है। ग्रेना इंटरग्रेनम वगैरह होते हैं ना, उसके अंदर भी क्या होता है? थाइलेकोइड्स होते हैं ना, उसके अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है ना। तो ग्रेना में क्या होता है? थाइलेकोइड और क्लोरोफिल होता है। यह प्रकाश संश्लेषण ATP और NADPH2 बनते हैं। पानी टूटकर O2 निकलती है, इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। और अंधकार अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन है ना, स्ट्रोमा में होती है, ठीक है। C4 पौधों में CO2 सबसे पहले किससे जुड़ती है? तो C4 पौधों में ये जुड़ती है PEP से, ना, PEP से, ठीक है। C4 पौधों की बात कर रहा है, CO2 सबसे पहले किससे जुड़ेगी? PEP से जुड़ेगी, ठीक है। तो देख लो इसके अंदर मक्का और गन्ना होता है, C4 पादप होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पाई जाती है? मिजोफिल सेल पाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। C4 प्लांट के अंदर मिजोफिल कोशिका पाई जाती है। PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम CO2 को PEP से जोड़कर 4 कार्बन वाला यौगिक बनाता है, इसलिए ये गर्म और शुष्क जगह में भी अच्छे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। खाद्य श्रृंखला में, अब खाद्य श्रृंखला का प्रश्न आ गया। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा क्यों होता है? क्योंकि देखो, हर स्तर पर 90% ऊष्मा नष्ट हो जाती है, यानी कि 100% अगर ऊष्मा थी पहले स्तर पर, तो बाद में कितनी रह जाएगी? वो 10% हो जाएगी, यानी कि 90% क्या हो जाएगी? खर्च हो जाएगी, ठीक है। फिर अगले स्तर पर जाएंगे तो 1% रह जाएगी, ठीक है। फिर वहाँ पर 90% क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो लिंडमैन ने 10% का नियम दिया था, ये भी ध्यान रखना यार, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। लिंडमैन ने 10% का नियम दिया था। एक ट्रॉफिक स्तर से दूसरे स्तर पर 10% ऊर्जा जाती है, बाकी श्वसन और गति में खर्च हो जाती है, इसलिए ऊर्जा चक्र नहीं बना सकती, सिर्फ एक तरफा बहती है ये, ठीक है। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता है? तो ये होता है CFC से, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा घातक जो होता है ना, होता है CFC, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मात्रा जो होती है ना परसेंटेज के हिसाब से, होता है CO2, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा घातक क्या होगा? CFC। तो CFC इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रीज और स्प्रे में होता है। यूवी से टूटकर क्लोरीन मुक्त करता है ये। एक क्लोरीन परमाणु 1 लाख ओजोन अणु को नष्ट कर देता है, ठीक है। इससे त्वचा का कैंसर फैलता है। अब आता है DDT।
डीडीटी का जैव आवर्धन सबसे अधिक किस में होगा? तो डीडीटी का जैव आवर्धन बाज के अंदर सबसे अधिक होगा। ठीक है, अब आता है अगला प्रश्न, टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब के तंतु में क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है ना, इसका गलनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए किया जाता है ना, जल्दी गल जाता है ये, इस चक्कर में गल जाएगा तभी तो विद्युत रेजिस्टेंट होगा। मान लो यहाँ पे गल गया तो बढ़िया बात है ना, अपने और प्लग जो महंगे महंगे आइटम है वो बच जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या देख लेना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसके अंदर ना। ये ध्यान रखना बस, बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी होती है ताकि टंगस्टन ऑक्सीजन से जल ना जाए। ठीक है, बल्ब के अंदर इसलिए आर्गन गैस भरी होती है। ठीक है, कहता है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को निश्चित समूह में क्यों नहीं रखा गया है? तो हाइड्रोजन को निश्चित समूह क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये धातु और अधातु दोनों जैसे, दोनों ही गुण दिखाती है एक तरीके से। ठीक है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्षारीय धातु जैसा होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है इसलिए हैलोजन हो जाएगा। यह न तो पूरी तरह धातु है न अधातु, इसलिए इसे सबसे ऊपर अलग रखा गया है। ठीक है, लोहे में जंग लगने के लिए कौन सी दो चीज़ें आवश्यक हैं? तो ऑक्सीजन और नमी, ये दोनों आवश्यक है लोहे में जंग लगने के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन भी चाहिए, नमी भी चाहिए। जंग लगना एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, ये भी ध्यान रखना भाई साहब इसके अंदर। ठीक है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया, और कभी कभी जंग की है ना, ये पूछ रहता है रिएक्शन, तो ये ध्यान रख लेना, आप थोड़ा याद कर लेना। Fe+O2 + H2O, इससे क्या बढ़ता है? Fe2O3 और XH2 बनती है। ठीक है, सूखी हवा या शुद्ध पानी में जंग नहीं लगती। साथ ही दोनों साथ हो तो जंग लग जाती है। जंग रोकने के लिए गैल्वेनीकरण, हाँ ये ध्यान रखना, गैल्वेनीकरण करते हैं जंग रोकने के लिए। ठीक है, पेंट करते हैं अपन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन आता है इसके अंदर। खुरदरा ER और चिकना ER में मुख्य अंतर क्या है? तो खुरदरा ER होगा उसमें तो राइबोसोम पाए जाएंगे, चिकने के अंदर नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, खुरदरे ER की सतह पर राइबोसोम लगे रहते हैं इसलिए यह प्रोटीन बनाता है, और चिकना ER पे लिपिड होगा, ये स्टोरेज और विषरण का काम करता है। दोनों मिलकर कोशिका का परिवहन तंत्र बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो दोस्तों शरीर का संतुलन की बात कर रहा है ये, तो अनुमस्तिष्क ना, अनुमस्तिष्क ये क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है अनुमस्तिष्क। ठीक है, इसको बोलते हैं सेरिबेलम। ये क्या होता है? सेरिबेलम खोपड़ी के पीछे होता है। ठीक है, पीछे चढ़ता है, ये मांसपेशी की गति, मुद्रा, संतुलन को नियंत्रित करता है। शराब पीने पर यह प्रभावित होता है इसलिए व्यक्ति लड़खड़ाता है, इसे लघु मस्तिष्क कहते हैं। देखो दोस्तों कितनी शानदार डिटेल है, सेरिबेलम खोपड़ी के पीछे हो रहा है, मांसपेशी की गति को, मुद्रा को, संतुलन को नियंत्रित करेगा। अब मांसपेशी को नियंत्रित करने का मतलब क्या है? लोगों का मतलब जिसने शराब पी ली तो वो ऐसे बोलते हैं ना, आज तो तेरा भाई ऐसे ना, इस टाइप में बोलते हैं, तो उसकी जबान लड़खड़ाती। क्यों? क्योंकि जुबान किससे बनी होती है? मांसपेशी से, और वो ढंग से कार्य करेगी नहीं। क्यों? अनुमस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ गया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? लघु मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, चले आगे। एड्स का कारक, तो इसका पता लगाने वाला टेस्ट कौन सा है? तो ये होता है HIV का होता है इसके अंदर, और इसके लिए एलिजा टेस्ट होता है। ठीक है, HIV वायरस शरीर की CD4, HIV वायरस शरीर के CD4+ यानी कि T लिम्फोसाइट नष्ट करता है। ठीक है, यह ध्यान रखना, तो T लिम्फोसाइट करता है, नष्ट करता है ये। ठीक है, एलिजा और वेस्टर्न ब्लॉट में, जो वेस्टर्न ब्लॉट से HIV एंटीबॉडी का पता चलता है। इसका पूरा इलाज नहीं है, लेकिन ART से जीवन बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, रेगिस्तान में दिन गर्म और रात ठंडी होने का क्या कारण है? क्योंकि जो रेत की विशिष्ट ऊष्मा है वो क्या होती है? कम होती है। ठीक है, जल्दी तो गर्म हो जाएगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी एक तरीके से। ठीक है, रेत जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा पानी से 5 गुना कम होती है। दिन में सूरज गर्मी तो तुरंत सोख लेती है, रात में तुरंत छोड़ देती है, इसलिए तापमान बहुत अंतर आता है। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? और इसका अग्रदूत पूछ लिया इसने, तो बेरी तो रोग होता है, और यानी कि एक तरीके से इसका नाम बता रहा है थाइमिन ना, अग्रदूत मत करो इसको, थाइमिन इसका नाम हो गया। ठीक है, विटामिन B1 थाइमिन होता है, ये कार्बोहाइड्रेट उपापचय में कोएंजाइम है, कमी से तंत्रिका तंत्र कमजोर होता है। अब देखो ये ध्यान रखना, थाइमिन के बारे में सबको पता रहता है, लेकिन इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र कमजोर होता है, इसको बोलते हैं बेरी। ठीक है, हाथ पैर में झुंझुनी होती है, इसके अंदर कमजोरी होती है, पॉलिश चावल खाने वालों को होता है ये। ठीक है, कहता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मूल स्रोत और ऊर्जा पिरामिड का आकार कैसा होता है? तो ये होता है, तो मुख्य स्रोत तो सूर्य होता है, और पिरामिड क्या होता है? सीधा होता है इसके अंदर। ठीक है, अब छोड़ो इसको ना, ये तो मैंने बता दिया पहले आपको। अब अगला प्रश्न देखो, कथन देखो इसके अंदर, ऊंचे पहाड़ों पर सांस लेने में दिक्कत होती है। बिल्कुल सही बात है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की आंशिक दाब कम हो जाता है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल दोनों सही बात है, तो दोनों सही है, और कारण सही व्याख्या भी कर रहा है इसका। ठीक है, हो सकता है इस तरीके के प्रश्न आ जाए। ठीक है, समुद्र तल पर वायु दाब कितना होता है? 1 atm होता है। ठीक है, समुद्र तल पर 4000 मीटर पर यह 0.6 रह जाता है। फेफड़ों में O2 का दाब कम होने से हीमोग्लोबिन पूरी O2 नहीं ले पाता, इसी को हाई एल्टीट्यूड सिकनेस भी कहते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की
कौन सी घटनाएं होती है, तो इंद्रधनुष फटने पर होगी अपवर्तन भी होगा, परावर्तन भी होगा और विक्षेपण भी होगा। ठीक है, अपवर्तन, परावर्तन, विक्षेपण। बारिश की बूंद में सफ़ेद प्रकाश पहले अपवर्तित होकर 7 रंगों में बढ़ता है। अब ये ध्यान रखना, 7 रंगों में बढ़ता है ना, अपवर्तित के कारण बढ़ रहा है, ये ध्यान रखना। फिर बूंद की अंदरूनी सतह पर परावर्तित होता है, ये ध्यान रखना। अंत में परावर्तित होकर बाहर निकलती है। इसी से 42 डिग्री पर इंद्रधनुष दिखाई देता है। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो भूमध्य पर रेखा पर जी का मान क्या होगा? अगर घूमना बंद कर दे तो भाई साहब जी का मान बढ़ जाएगा, ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना। अगर घूमना बंद कर दे तो भूमध्य पर जी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। भूमध्य रेखा पर घूर्णन के कारण अपकेंद्रीय बल लगता है, जो जी को यानी कि ग्रेविटेशन को कम करता है। घूर्णन बंद होने पर यह बल हट जाएगा, इसलिए जी का मान बढ़ जाएगा। ध्रुव पर जी का कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। ठीक है, ग्रेविटेशन का। फिर आता है विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो होता है ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, ऊष्मीय के ऊपर प्रभाव कार्य करेगा ये। विद्युत फ्यूज का तार कम गलनांक की मिश्र धातु का होता है। अधिक धारा पर H बराबर I²RT से ऊष्मा बनकर तार पिघल जाता है और सर्किट टूट जाता है। इससे महंगे उपकरण जलने से बच जाते हैं। ये मैंने आपको बताया था पहले ना। Li यानी कि लिथियम और मैग्नीशियम में समानता क्यों पाई जाती है? क्योंकि दोनों का आकार और आवेश घनत्व समान रहता है। ठीक है, इसे विकर्ण संबंध कहते हैं। आवर्त सारणी में विकर्ण वाले तत्वों के गुण मिलते हैं। ठीक है, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों नाइट्राइड बनाते हैं। दोनों कार्बोनेट गर्म करने पर टूटते हैं। साबुन गंदगी को कैसे साफ करता है? ये करता है मिसेल बनाकर। ठीक है, मिसेल बनाकर गंदगी को साफ कर देगा। साबुन का एक सिरा पानी से और दूसरा तेल से जुड़ता है। पानी में ये गोल मिसेल बनाकर गंदगी को बीच में फंसा लेता है। धोने पर मिसेल पानी के साथ बह जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? यानी कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, पाचक एंजाइम होते हैं, जो क्या होता है अगर ये फट जाए तो स्वयं को ही पचा देंगे ना। तो लाइसोसोम में 50+ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। कोशिका के बूढ़ी या घायल होने पर फटकर पूरी कोशिका को पचा देते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका का सफाई कर्मी भी कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का 97% परिवहन किसके द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ठीक है, बाकी 3% लसिका के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा के द्वारा। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, इस चीज़ में लोहा होता है। ठीक है, Fe होता है। फेफड़ों में O2 जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। उत्तकों में O2 छोड़ देता है, बाकी 3% O2 प्लाज्मा में घुल कर जाती है। कौन सा मच्छर का रोग पूछ रहा है, मच्छर से लगने वाला ना। तो इसके अंदर जो एनाफिलीज होता है तो मलेरिया से हो गया। ठीक है, एडीज होता है वो डेंगू से, और क्यूलेक्स होता है फ्लाइलेरिया से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनाफिलीज मच्छर यानी मादा एनाफिलीज होता है मलेरिया, एडीज इजिप्टिस होता है ये। ठीक है, डेंगू, और क्यूलेक्स से क्या होता है? क्यूलेक्स से होता है फाइलेरिया। ठीक है, मादा एनाफिलीज रात को काटती है, एडीज दिन में काटता है, और क्यूलेक्स गंदे पानी में पलता है। देखो कितनी खतरनाक है ना। तीनों परजीवी अलग अलग होते हैं, इसलिए बचाव का तरीका भी अलग होता है इनके अंदर। सर्दी में लोहे के पाइप फट जाते हैं। सर्दी में लोहे के पाइप क्यों फट जाते हैं भाई? है ना, मतलब फट जाते हैं, बताऊंगा कारण तो। और पानी जमने पर आयतन बढ़ जाता है। तो देखो दोस्तों, सही बात है, बिल्कुल पाइप फट जाता है ना, और पानी जमने पर आयतन बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है, दोनों सही है, और व्याख्या भी कर रहा है ना, दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी फैलता है। पानी का बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ का घनत्व जो होता है पानी से कम होता है, इसलिए आकार बढ़ जाएगा। जिसका घनत्व जितना कम, आकार उतना ज़्यादा हो जाएगा। और पाइप में पानी बर्फ़ बनकर 9% फैलता है, जिससे क्या होता है, अंदर का दाब बढ़कर पाइप फट जाता है। ठीक है, अब आता है विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का नहीं बनता, और रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, ध्यान रखना, तो मैंने आपको बता ही दिया ना। अगला प्रश्न देखो 41। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया मतलब डार्क रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कहाँ होती है? तो दोस्तों ये होती है स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर होती है प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाश अभिक्रिया ग्रे नाम में ATP और NADPH बनाती है। अंधकार अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन या कैल्विन चक्र, ध्यान, कैल्विन चक्र स्ट्रोमा में होता है, जहाँ CO2 ग्लूकोज में बदल जाता है। इसके लिए प्रकाश की जरूरत नहीं है, सिर्फ ATP NADPH चाहिए। ठीक है, C3 और C4 पौधे में अंतर क्या है? मुख्य अंतर पूछ रहा है C3 और C4 के अंदर। तो C4 जो होता है ना, उसका पहला स्थिर यौगिक क्या होता है? 4 कार्बन होता है। C4 का पहला स्थिर यौगिक क्या होता है? 4 कार्बन वाला होता है। ठीक है, अब देखो दोनों के बारे में देख लो एक बार ना। C3 में RUBP से 3 कार्बन PGA बनता है। ठीक है, और C4 से क्या बनेगा?
पीईपी से 4 कार्बन OAA बनेगा, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड है ना। मक्का में, गन्ना ये C4 है। गर्मी और कम पानी में भी अच्छे से काम करते हैं क्योंकि इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान रखना C3 के अंदर तो ReBP से क्या बनेगा, 3 कार्बन वाला PGA बनेगा, और C4 में PEP से क्या बन जाएगा 4 कार्बन वाला ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, यह उसके अंदर भी आ जाएगी, इसके अंदर प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर क्या है? तो ये अंतर है, खाद्य जाल में कई श्रृंखलाएं जुड़ी होती है, ठीक है। तो प्रकृति में एक जीव कई तरह का भोजन रखा होता है, इसलिए खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर खाद्य जाल बनाती हैं। इससे परिस्थिति तंत्र स्थिर रहता है, एक जीव के मरने से पूरा तंत्र नहीं टूटता। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 और NO2, ठीक है। SO2 और NO2 मुख्य कारण हो जाएगा इसका, ठीक है, अम्लीय वर्षा का। फैक्ट्री में गाड़ी से निकला SO2 NO2 कर लेना इसको ना, पानी से मिलकर H2SO4 HNO3 बनाते हैं। सामान्य बारिश का pH 5.6 होता है, ये भी ध्यान रखना। बारिश का pH जो होता है ना 5.6 होता है, ठीक है, सामान्य बारिश का। और अम्लीय वर्षा का pH ध्यान रखना 4 से कम होता है, इससे इमारत, मिट्टी और जलीय जीवन खराब होता है। फिर आता है अगला प्रश्न, जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में कौन सा है? तो ये है पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट है जो वेस्टर्न जो घाट है उसको बोलते हैं हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट वह क्षेत्र होता है जहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की प्रजातियाँ पाई जाती है ना, बहुत अधिक खतरा भी अधिक होता है। भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट है, यहाँ बहुत सारे स्थानिक पौधे व जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। अब न्यूटन का तीसरा नियम आ गया, ठीक है। न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? उदाहरण पूछ रहा है ये ना, तो ये हो जाएगा रॉकेट का उड़ना, ये क्या हो जाता है? तो तीसरे नियम का उदाहरण है। तो रॉकेट जैसे ही देखो, रॉकेट गैस को नीचे की ओर फेंकता है, ये तो वही क्रिया। रॉकेट गैस रॉकेट को ऊपर धकेलती है, ये भी प्रतिक्रिया। दोनों बल बराबर और विपरीत होते हैं। इस सिद्धांत पर जेट विमान बंदूक भी काम करती है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है ये ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, यानी गैस तो नीचे जोर लगाएगी और रॉकेट जाएगा ऊपर, ठीक है, दोनों हो गए ना क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, बल बराबर और विपरीत होता है इसके अंदर, ठीक है। गैस नीचे फेंक रहा है और गैस रॉकेट को ऊपर फेंक रही है। और बंदूक भी क्या होता है, बंदूक में पहले पीछे से आगे जोर लगाया जाता है, तब जाके वो उसके अंदर आगे भगती है, ठीक है। अब आता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। जब एक कुंडली में धारा बदलती है तो दूसरी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है, इसी से वोल्टेज घटाया बढ़ाया जाता है। यह AC पर ही काम करता है, DC पर काम नहीं करता। आवर्त सारणी में धात्विक गुण कैसे बदलता है? आवर्त सारणी में धात्विक गुण बदलता है, बाएं से दाएं घटता है, ठीक है। धात्विक गुण बाएं से दाएं तरफ घट जाएगा ना, यानी कि इधर की साइड अपन चलेंगे, एक होता है ऊपर से नीचे, एक होता है नीचे से ऊपर, तो इसकी बात कर रहा है ना। तो धात्विक गुण होता है वो बाएं से दाएं क्या होता है, घटता है। बाएं तरफ क्षारीय धातु है। अब ध्यान रखना इसके अंदर बाएं तरफ क्या होता है, क्षारीय धातु है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देती है। दाएं तरफ यानी कि इधर की साइड तो क्या हो गई, क्षारीय धातु, इधर की साइड चल रहा है तो इधर क्या बोल रहा है, दाएं तरफ हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन लेती है। ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, ठीक है, ऊपर से नीचे जाएंगे धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, ठीक है। pH स्केल किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो ये अम्ल और क्षार की शक्ति मापने के लिए। पावर ऑफ हाइड्रोजन, सोरेनसन ने इसे खोज की थी, और इसका फॉर्मूला देख लो, pH बराबर -log H+, ठीक है। ये और 0 से 7 अम्लीय, 7 उदासीन, 7 से 14 क्षारीय। नींबू का pH होता है 2, खून का होता है 7.4, साबुन का ध्यान रखना 10 होता है। pH हर एक इकाई बदलने पर हाइड्रोजन आयन 10 गुना बदलता है ना। कोशिका में ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? तो ये बोलते हैं किसको, ATP को, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज के टूटने से ATP बनता है, ठीक है। ग्लूकोज के टूटने से क्या बनता है, ATP बनता है। जब फॉस्फेट बंद टूटता है तो ऊर्जा निकलती है। सभी कोशिकीय काम इसी ऊर्जा से करते हैं। देखो दोस्तों, ये जो प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड या फिर रेस्पिरेशन से रिलेटेड है ना, उनके थोड़ा मैंने डीप डाला है थोड़ा सा, क्योंकि ये तो उसके अंदर भी अपन को पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी तो अपन से अलग से यूनिट है ना। मानव हृदय में रक्त को दाएं आलिन से दाएं नीले में जाने से कौन रोकता है? तो दोस्तों त्रिक पर्दी का वाल्व होता है ना, त्रिक पर्दी का वाल्व होता है, वो रोकता है। तो दाएं तरफ 3 कपाट वाला ट्राइकैस्पिड वाल्व होता है, बाएं तरफ 2 कपाट वाला मिट्रल वाल्व होता है, और ना मिट्रल वाल्व रक्त को पीछे जाने से रोकता है और बंद होने पर लपडप की आवाज़ आती है, ठीक है। पोलियो किसके द्वारा फैलता है? तो पोलियो किसके द्वारा फैलेगा, दूषित भोजन और पानी के द्वारा फैलेगा, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल देख लो।
पोलियो वायरस वायरस से फैलता है, मुंह से शरीर में जाता है, पहले गले और आंत में गुणन करता है, फिर रक्त द्वारा रीढ़ की हड्डी पर पहुंचकर मोटर न्यूरॉन नष्ट करता है। इससे क्या हो जाता है, लकवा होता है। ओरल पोलियो वैक्सीन से है ना, इसके लिए ओरल पोलियो वैक्सीन जो होते हैं ना, ओपीवी के लिए इसे पूछ लेते हैं, ओपीवी है ना, ओपीवी वैक्सीन लगती है, तो इस तरीके से भी ध्यान रखना ना इसको। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 2 गुना हो जाए तो ग्रेविटेशन का मान क्या होगा, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो छोड़ो आप, है ना। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, दूर का सही है, दूरदृष्टि दोष मतलब दूर का सही है, पास का खराब है, तो ये क्या होता है, रेटिना के पीछे हो जाएगा। तो दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको रट लेना, यहाँ पे याद ना हो तो रट लो इसको। दूर का सही है, पास का खराब है, ठीक है, और बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है। ठीक है, दूरदर्शी दोष को क्या बोलते हैं, हाइपरमाइट्रोपिया बोलते हैं। अब इसको यार मेरी मानो तो इसको इंग्लिश में ही याद रखना, क्योंकि इंग्लिश में ही टर्म दे दी जाती है हिंदी में बना के ना, जैसे हाइपरमाइट्रोपिया लिख रखा है ना, ऐसे वहाँ पे टर्म बना के दे देंगे आपको। तो नेत्र लेंस कम उत्तर हो जाता है, पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इसे उत्तर लेंस लगाकर ठीक करते हैं। भाई ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया उत्तर लेंस लगाकर ठीक करेंगे और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। पूरी लाइन रट लेना ये वाली। ठीक है, घरों में विद्युत उपकरण समानांतर क्रम में क्यों लगाए जाते हैं, समानांतर क्रम में क्यों लगाते हैं, क्योंकि सभी को समान वोल्टेज मिले। ठीक है, समानांतर में लगाने से हर उपकरण को 220 वोल्ट मिलता है। एक खराब हो तो बाकी चलते रहते हैं। श्रेणी क्रम में एक खराब हो तो बाकी सब बंद हो जाते हैं, वोल्टेज बढ़ जाता है। आवर्त सारणी में अक्रिय गैस किस समूह में आते हैं, तो लास्ट वाले में आएगी ये तो। ठीक है, इनको नोबल गैस से बोलेंगे। ठीक है, इसकी ट्रिक थे कि हे नेता और कर्मचारी जीवित रहो ना, इस टाइप में। ये अपने पूरी उत्कृष्ट गैस आ गई, नोबल गैस आ गई। ठीक है, हे नेताओं और कर्मचारियों जीवित रहो ना, ये अष्टक इनका क्या होता है, पूर्ण होता है। ये ना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना ही लेते हैं, इसलिए बहुत कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, और विज्ञापन बोर्ड में एनी यानी कि नियॉन गैस का प्रयोग होता है ना, विज्ञापन बोर्ड में। अब आता है सिरका, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड होते हैं ना जो, उनकी बात कर रहा है ना। सिरका और नींबू में कौन से अम्ल होते हैं, सिरका और नींबू में कौन से अम्ल होते हैं। देखो, सिरका में तो जो होता है ना वो होता है एसिटिक अम्ल, और नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल होता है ना। सिरका अब यार देखो, पिछली बार ना एक सूत्र भी पूछा था, पता नहीं किसका, होता क्लोरोफॉर्म का पूछा था सूत्र ना, तो आप अब जरूरी नहीं है कि वही पूछे, इनका ध्यान रखना। CH3COOH ये होता है सिरका। ठीक है, नींबू का होता है, तो नींबू का तो चाहिए रहने देना, C6H8O6O7। सिट्रिक अम्ल खट्टा स्वाद देता है, विटामिन सी के साथ एंटीऑक्सीडेंट रहता है, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट रहता है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। एसिटिक अम्ल भोजन को सुरक्षित रखता है। ठीक है, और कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले क्या होता है, DNA। ठीक है, DNA और DNA से mRNA फिर प्रोटीन, ये होता है प्रोटीन संश्लेषण का क्रम। ठीक है, DNA से क्या बनेगा mRNA और mRNA से क्या बनेगा प्रोटीन। ठीक है, और ये जो प्रोटीन जो बनने का जो क्रम है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा बोलते हैं इसे, सेंट्रल डोगमा। केंद्रक में ट्रांसक्रिप्शन DNA से mRNA। ठीक है, केंद्रक में तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है, DNA से RNA के निर्माण को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और कोशिका द्रव के अंदर होगा क्या, mRNA से राइबोसोम, यानी कि mRNA से राइबोसोम पर प्रोटीन का निर्माण, यानी कि mRNA से प्रोटीन का निर्माण। ठीक है, और tRNA क्या करता है, ट्रांसफर का कार्य करता है, यानी कि एमिनो एसिड लिख रहेगा ये। ठीक है, चले आगे। डेंगू बुखार में प्लेट्स क्यों घटते हैं, भाई डेंगू बुखार में पहले बात तो प्लेट घटते हैं, ये याद रखना। और अस्थि मज्जा में उत्पादन कम हो जाता है, इस चक्कर में प्लेट घट जाते हैं। ठीक है, डेंगू वायरस अस्थि मज्जा की कोशिकाओं पर हमला करता है। प्लेटलेट्स 1 लाख से नीचे जाने पर आंतरिक रक्तस्राव का खतरा रहता है, इसलिए पपीते के पत्ते का रस दिया जाता है। अब कथन और कारण देख लो। गर्म चाय को फूंक मार कर ठंडा करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो अपन करते ही हैं। फूंक मारने से वाष्पीकरण बढ़ जाता है, देखो कितनी शानदार चीज़ है। गर्म चाय को फूंक मारकर ठंडा करते हैं और फूंक मारने से वाष्पीकरण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बिल्कुल कारण स्पष्ट कर रहा है, दोनों सही है और कारण सही व्याख्या है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके के नए प्रश्न डलेंगे, जब क्या आप क्या सोच रहे हैं, रिपीटेड प्रश्न डलेंगे, ज़्यादातर तो नहीं डलेंगे। फूंक से तो क्या होता है, गर्म हवा हटती है और ठंडी हवा आती है। सतह पर वायु की गति बढ़ने से वाष्पीकरण तेज होता है, वाष्पीकरण में ऊष्मा लगती है, इसलिए चाय ठंडी होती है ना। उत्तर लेंस का उपयोग किस में होता है, हाइपरमाइट्रोपिया में। अभी आपको बताया था, ध्यान रखना अब इसको। ठीक है, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, और चित्र का बन रहा था, पीछे बन रहा था ना। दूरदृष्टि में पास की वस्तु तो साफ, दूर की सही है, पास ही खराब है, यानी पास की साफ दिखाई नहीं देती। उत्तर लेंस किरणों को मोड़कर प्रतिबिंब रेटिना पर लाता है, और उत्तर लेंस मायोपिया में लगता है, ये ध्यान रखना। देखो, हाइपरमेट्रोपिया बड़ा शब्द है तो इसके अंदर छोटा लग रहा है, ऐसे याद रख लो आप। हाइपरमेट्रोपिया क्या बड़ा शब्द है, उत्तल छोटा है, तो
दोनों विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, मायोपिया, मायोपिया कहता है छोटा शब्द है लेकिन इसके अंदर अवतल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख लेना, अब मत भूलना, है ना, अब मत भूलना, नहीं तो डंडा तैयार रखूंगा मैं एग्जाम से आने के बाद में, ठीक है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, वाट, वाट होता है ना। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय, ठीक है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। घर में 1000 वाट का बल्ब 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा खर्च करता है। बड़ा मात्रक किलोवाट और यूनिट किलोवाट घंटा है ना, छोड़ इसको ना। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो ये ध्यान रखना, फ्लोरीन, ठीक है, FON, इस तरीके से इसकी सीरीज चलती है, ठीक है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक क्या है, फ्लोरीन। बाएं से दाएं और नीचे से ऊपर, यानी कि क्या बोल रहा है, बाएं से दाएं और नीचे से ऊपर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, ठीक है। इधर जाएंगे तो बढ़ेगी विद्युत ऋणात्मकता, और नीचे से ऊपर, सॉरी गलत बोल दिया ना मैंने, 1 सेकेंड, बाएं से दाएं और नीचे से ऊपर, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। F सबसे ऊपर दाएं में है, ये इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा खींचता है, इसका मान क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, आहा कितना शानदार प्रश्न, भाई साहब याद रख लेना, NaHCO3, ठीक है, बेकिंग सोडा का NaHCO3, ठीक है, याद रख लेना ना। सोडियम बाइकार्बोनेट, यह क्षार होता है, अम्ल से प्रतिक्रिया कर CO2 गैस देता है, जिससे केक फूलता है। पेट की अम्लता में भी लेते हैं इसको ना, और इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। तो बेकिंग सोडा क्या बोलते हैं, खाने का सोडा बोलते हैं, NaHCO3, याद रख लेना। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, अरे भाई साहब ये तो उसने दिया था स्लाइडेनेट स्वान ने, ये आपको मैंने शॉर्ट लेक्चर में करा रखा है, आप देखना, कोशिका की पूरी वीडियो देखना भाई साहब, कोशिका की पूरी देखना। उसके अलावा मैंने रोग और उसके उपचार की एक वीडियो बनाई, शानदार, 1 नंबर वीडियो देखना जबरदस्त। ओनली 15 मिनट के अंदर आपको जो जीवाणु, विषाणु, उसके अलावा प्रोटिस्टा, है ना, सॉरी प्रोटोजोआ से, परजीवी से, बाकी जेनेटिक रोग, जितने भी तरह के रोग होते हैं ना, सारे मैंने एक ही वीडियो के अंदर बता रखे 15 मिनट के अंदर ना। तो देखना, वो वीडियो अपलोड करूँगा मैं उसको ना। अब इसकी तरह देखो, 1838-39 में दी गई थी। 3 मुख्य बातें, सभी जीव कोशिका से बने होते हैं, कोशिका जीवन की इकाई होती है, यानी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है, और नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। रोबोट टुक ने कोशिका देखी थी, ठीक है। अब पूछ रहा है मानव की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो मानव की सबसे बड़ी जो धमनी होती है ना, वो होती है महाधमनी। भाई पता लग रहा है ना, ऐसे बोलने महाधमनी तो अपने आप बड़ी लग रही है, महाधमनी, ठीक है। अरोटा हृदय के बाएं नीले से निकलती है, ठीक है। इसका व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर, अरोटा को बोल रहे हैं महाधमनी ना। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में ले आती है। पहले तो अपन शुद्ध अशुद्ध बोलते थे, अब ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन विहीन रक्त बोलते हैं ना। यह दीवार मोटी और लचीली होती है, ठीक है, याद रखना। अब आता है हेपेटाइटिस बी, किसके द्वारा फैलता है, तो हेपेटाइटिस बी जो होता है ये संक्रमित रक्त और सुई के द्वारा फैलता है, ठीक है, याद रखना। हेपेटाइटिस बी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यह यकृत को प्रभावित करता है और पीलिया होता है ये, ठीक है, यह यकृत को प्रभावित करता है, पीलिया होता है। असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई, माँ से बच्चे को, और बचाव के लिए टीका उपलब्ध है। ध्यान रखना सारा डिटेल। अगला प्रश्न है, कथन देखो, बर्फ पर चलना मुश्किल होता है, बर्फ और जूते के बीच घर्षण कम होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, दोनों व्याख्या कर रहा है, ठीक है, दोनों सही बात है, ठीक है। घर्षण गति का विरोध करता है, घर्षण क्या करता है, गति का विरोध करता है। भाई विरोध करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। बर्फ चिकनी होती है तो उससे अपन ऐसे पैर ऐसे करेंगे ना, तो वो ऐसे चिकनी से फिसल जाएगा थोड़ा ना, इसलिए घर्षण कम लगता है, पैर फिसल जाता है। रेत डालने से घर्षण बढ़ जाता है, ठीक है। फिर आता है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु सबसे अच्छी है, तो नर्म लोहा जो होता है ना, वो विद्युत चुंबक के लिए सबसे अच्छी होती है। नरम लोहा क्या होता है, वो जल्दी चुंबक बनता है और जल्दी चुंबक को छोड़ता है। इस्पात से विशिष्ट चुंबक होते रह जाता है, इसलिए घंटी, क्रेन में नरम लोहा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी में समस्थानिक किसे कहता है, समस्थानिक, देखो सम यानी कि समान, स्थान नहीं स्थान पर, समान स्थान पर रहेंगे तो समान ही प्रोटॉन रहेंगे, और लेकिन न्यूट्रॉन क्या रहेंगे, अलग रहेंगे, ठीक है। एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या होता है समान, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। जैसे कार्बन है तो C का 12 भी हो जाएगा और 14 भी हो जाता है। रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग होते हैं इसके अंदर, ठीक है। खाने का सोडा आ गया और धावन सोडा, दोनों में अंतर पूछ रहा है ये। अब यार ये प्रश्न तो याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और थोड़ा सा अंतर इनके अंदर बस, ठीक है। देखो मैं आपको याद कराता हूँ एक बार। खाने का सोडे का तो क्या बोल रहा है ये, NaHCO3, तो मैंने क्या कर दिया पहले मैं लिखता हूँ धावन सोडा ना, Na2CO3, ठीक है, ठीक है। ये तीर मैं ऐसे बना रहा हूँ, कोई रिएक्शन मत कर देना इसके अंदर ना। और खाने का सोडा क्या बोल रहा है ये, NaHCO3। देखो ये कौन सा धावन सोडा, यानी कि मान के चलो धो दिया इसको,
धोने से क्या होगा, एक Na ना करते हुए एक Na बाहर निकल गया, एक सोडियम बाहर निकल गया। तो एक सोडियम बाहर निकल गया तो क्या बच गया यहाँ पे, ये बच गया NaCO3। अब इसको खा लो, ये खाने का हो गया। एक सोडियम को ना करते हुए बाहर निकाल के खा लिया, ठीक है। तो धो दिया मतलब कि धावन सोडा Na2CO3 को धो दिया, NaCO3 बच गया, ठीक है। खाने का सोडा ये हो गया ना। चलिए कोशिका में DNA कहाँ पाया जाता है, तो DNA देखो केंद्रक में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, ठीक है। मुख्य DNA तो केंद्रक में होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है DNA होता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सेमी एटोनोमस बॉडी बोलते हैं इसको, अर्ध स्वायत्त है ये, अपने कुछ प्रोटीन खुद बनाते हैं ये, ठीक है। मानव में श्वसन वर्णक, तो ये तो जानते हैं हीमोग्लोबिन हो जाएगा इसका आंसर ना। RBC में लाल रंग प्रोटीन होती है, इसमें F ही होता है, ठीक है, बाकी छोड़ो कोई ना। टीबी का पूरा नाम पूछ रहा है ये, तो टीबी का पूरा नाम होगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, सॉरी इसका तो बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी का नाम तो पूरा आपको पता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, ठीक है। और इलाज में क्या लगता है, डॉट्स लगता है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है भाई साहब टीबी के अंदर, ठीक है। टीबी के अंदर डॉट डॉट होता है, मान के चलो टीबी के अंदर डॉट डॉट, तो पहले अपन जो पहले के बच्चे होंगे ना वो समझ रहे होंगे कि भाई जब डिस्की लाइट चला जाती है तो ऐसे डॉट 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 बन जाते हैं, तो डॉट से मान के चलो टीबी के अंदर, टीबी और टीबी से ज़्यादा थोड़ा ना। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से फेफड़े प्रभावित होते हैं, 6 से 9 महीने दवा चलती है। डॉट्स मतलब क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, खांसने से फैलता है ये, ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, ठीक है, डॉट्स की फुल फॉर्म हो जाएगी। कथन देखो, पहाड़ पर खाना देर से पकता है, बिल्कुल सही बात है, वैसे देर से पकेगा ही, वायुमंडल का फर्क पड़ जाएगा ना। वो ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, बिल्कुल वैसा कम हो जाता है, दोनों चीज सही है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। समुद्र तल का जो पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड उबलता है, 3000 मीटर पर 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तापमान कम होने से खाना पकने में समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। प्रेशर कुकर में दाब से दाब बढ़ाकर ठीक करते हैं, ठीक है, याद रखना। आगे चलें, विद्युत ऊर्जा का घरेलू मात्रक क्या है, तो विद्युत ऊर्जा घरेलू मात्रक है किलोवाट घंटा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का घरेलू मात्रक किलोवाट घंटा, ठीक है, छोड़ो इसको तो ना। आवर्त सारणी में संक्रमण धातुएं कहाँ होती है भाई साहब, संक्रमण धातु होती है 3 और 12 के बीच में, ठीक है, समूह 3 और 12 के अंदर होती है संक्रमण धातु, है ना। डी ब्लॉक के तत्व हैं FeCu AgAu, FeCu AgAu, ठीक है। इनमें रंगीन यौगिक, परिवर्तनीय संयोजकता और उत्प्रेरण गुण होते हैं, इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं ना, ठीक है। FeCu AgAu, ये राइमिंग में याद रखना थोड़ा ना। साबुन कठोर जल के साथ झाग क्यों नहीं देते, बताइए बताइए, आप बताइए, साबुन कठोर जल के साथ झाग क्यों नहीं देते, अघुलनशील लवण बनता है इसलिए नहीं देते, ठीक है, अघुलनशील लवण बनता है इसलिए नहीं देते। कठोर जल में Ca+2 Mg+2 होते हैं। साबुन से प्रतिक्रिया कर कैल्शियम स्टेराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, मेल बोलते हैं। झाग नहीं बनता, डिटर्जेंट इससे नहीं बनता, ठीक है। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता, क्यों नहीं देता, अघुलनशील लवण होता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, कठोर जल के अंदर क्या पाया जाता है, ध्यान रखना, Ca+2 और Mg+2 होता है कठोर जल के अंदर, ठीक है। चलिए आगे, कोशिका विभाजन कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं कोशिका विभाजन, है ना, अर्धसूत्री और समसूत्री, ठीक है। समसूत्री के अंदर क्या होता है, 2 प्रकार की कोशिका बन जाएगी, ठीक है, वृद्धि के लिए होता है, ये कायिक कोशिकाओं के अंदर होता है, गुणसूत्र की संख्या समान रहती है। अर्धसूत्री के अंदर 4 अलग अलग कोशिका बनाएंगे, प्रजनन के लिए होता है, लैंगिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। माइटोसिस में गुणसूत्र क्या, माइटोसिस में तो समान बोल दिया मैंने ना, और मियोसिस के अंदर आदि हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है मानव रक्त का pH 7.4, मैंने बता चुका पहले, हल्का क्षारीय होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कथन देखो, इंजन में रेडिएटर में पानी इस्तेमाल होता है, ठीक है, रेडिएटर में क्या होता है, पानी इस्तेमाल होता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, दोनों सही और सही व्याख्या कर रहा है ना, ठीक है। पानी में विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। चले आगे, पानी 1 ग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए 1 कैलोरी चाहिए, यह बहुत अधिक है, इसलिए इंजन की गर्मी सोकर बिना जल्दी गर्म हुए ठंडा रखता है, मतलब इंजन की गर्मी सोख लेता है ना, और बिना जल्दी गर्म हुए ठंडा रखता है इनको ना, इसको इंजन को। ये तो आप जानते हो, नॉर्मल बात है तो ना। विद्युत बल में कौन सी गैस होती है, अभी बताया था ना मैंने आपको थ्योरी के अंदर, आर्गन गैस होती है, ध्यान रखना, ठीक है। आर्गन गैस क्या होती है, क्यों होती है, क्योंकि अक्रिय होती है, ये टंगस्टन के तंतु को ऑक्सीजन से जलने से बचाती है, साथ ही वाष्पीकरण भी कम करती है, बल्ब की आयु बढ़ जाती है इससे, ठीक है। आवर्त सारणी में धातु और अधातु कौन अलग करता है, तो उपधातु अलग करती है, बीच में पाई जाती है ना, जिगजैग लाइन पाई जाती है ना, तो वो अब ये देखो, ये ध्यान रखना भी है, उपधातु ये बी है ना, बोरोन, ये मतलब इनके फुल फॉर्म तो मुझे भी याद नहीं है, BSIGE AS SB और T है ना, ये याद रखना ना। धातु उपधातु दोनों गुण दिखाते हैं, सेमीकंडक्टर के रूप में कंप्यूटर चिप में इस्तेमाल होते हैं, ये भी ध्यान रख लेना ना। सिर दर्द की दवा एस्पिरिन का रासायनिक नाम पूछ रहा है, ये सिर दर्द की दवा होती है एस्पिरिन,
ये याद रखना पहले बात तो ना। और इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है एसिटाइल सिलिसैलिक एसिड। एसिटाइल सिलिसैलिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। यह विलो के यह विलो के पेड़ की छाल से बनता है। दर्द, बुखार, सूजन कम करता है, रक्त को पतला करता है। अधिक लेने से पेट में अल्सर हो जाता है। कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये होता है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसमें डीएनए होता है, दोहरी झिल्ली वाला होता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है इसके अंदर, और राइबोसोम बनता है ना। मानव में पित्त कहाँ संग्रहित होता है? तो ये पित्ताशय के अंदर होता है ना। निर्माण तो कहाँ होगा? यकृत के अंदर, लेकिन संग्रहित कहाँ होगा? पित्ताशय में। ठीक है, यकृत पित्त बनाता है, पित्ताशय में गाढ़ा होकर स्टोर होता है। भोजन की वसा के पाचन और अवशोषण में मदद करता है। ये प्रश्न आया था, ध्यान रखना। ठीक है, वसा के कणों को तोड़ता ही है, वसा के कणों को छोटे कणों में तोड़ता ही है। ठीक है, मलेरिया की दवा कौन सी है? तो कुनैन होती है मलेरिया की दवा। ठीक है, कुनैन होती है मलेरिया की दवा। सिनोकोना की छाल से बनता ही है, प्लाज्मोडियम को मारता ही है। ठीक है, अब जो होता है ना, अब ये आर्टिमिसेनिन ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मच्छरदानी और सफाई से बचाव हो सकता है ना। देखो 88% देखो, सर्दी में तालाब ऊपर से जमता है। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। बिल्कुल दोनों बात सत्य है और ये सही व्याख्या भी कर रहा है ना। ठीक है, तालाब ऊपर से जमता है ना। पानी में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे भारी होता है, इसलिए नीचे बैठ जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ तैरती है, इसी कारण तालाब के नीचे मछली जिंदा रहती है। ठीक है, विद्युत इस्त्री में कौन सा तार इस्तेमाल होता है? यानी कि जो प्रेस होती है ना, प्रेस, उसमें नाइक्रोम इस्तेमाल होता है। प्रेस के अंदर की बात कर रहा है, बाहर की नहीं कर रहा है ना, ध्यान रखना। प्रेस के अंदर नाइक्रोम इस्तेमाल होता है क्योंकि जल्दी गर्म होता है ये। ठीक है, Na+Cr। ठीक है, नाइक्रोम जो बना होता है ना, वो निकल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। उच्च प्रतिरोध होता है, उच्च गलनांक होता है, गर्म करने पर जल्दी गर्म होता है और ऑक्सीजन से खराब नहीं होता। हीटर टोस्टर में भी यही होता है, हीटर में भी और टोस्टर में भी यही होता है। ठीक है, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु, देखो कितना शानदार प्रश्न। सबसे हल्की धातु लिथियम। चाहे आपने पढ़ रखा हो चाहे नहीं पढ़ रखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है इसके अंदर। ठीक है ना, आपको बस याद होना चाहिए, लिथियम आ जाएगा ना। लिथियम का ना देख लो, 0.53 ना। और मोबाइल और लैपटॉप की बैटरी में भी इस्तेमाल होता है। आजकल स्कूटी की बैटरी आ रही है ना, स्कूटी की ई रिक्शा की बैटरी में लिथियम आता है ना, ध्यान रखना ना। खाने में खट्टापन किसके कारण होता है? तो खाने में खट्टापन अम्ल के कारण होगा। ये तो नॉर्मल प्रश्न आ गया। ठीक है, अम्ल में H+ आयन होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। स्वाद ग्रंथि इन्हें खट्टा महसूस कराती है। ठीक है, कोशिका का सबसे छोटा अंग क्या होता है? राइबोसोम होता है। ये क्या होता है? फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री होता है ये। RER के ऊपर पाया जाता है ना। 20 नैनोमीटर का होता है ओनली। RNA प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन सेंसेशन फैक्ट्री होता है। 70S तो बैक्टीरिया के अंदर और 80S यूकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है। बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक मान लेना थोड़ा ना। ER पे लगे होते हैं, खुरदरी ER पर ना, रफ RER पर। मानव में श्वास की गति कौन नियंत्रित करता है? ये करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, श्वास की गति को नियंत्रित करता है। यानी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करेगा। जो मस्तिष्क के सबसे नीचे होता है ये अनैच्छिक क्रिया, जैसे कि सांस का, दिल की धड़कन, ठीक है, निगलना, ये नियंत्रित करता है। CO2 बढ़ने पर सांस तेज कर लेता है ये, जैसे CO2 बढ़ेगी तो। एड्स का टीका क्यों नहीं बना है? वायरस तेजी से रूप बदलता है इसके अंदर, इसलिए टीका नहीं बनता इसके अंदर ना। HIV का RNA तेजी से म्यूटेशन करता है। एक टीका सभी स्टैंड पर काम नहीं करता, साथ ही यह प्रतिरक्षा तंत्र पर ही हमला करता है, ध्यान रखना। पता 95 देखो, पहाड़ पर नाक से खून आता है। ऊंचाई पर वायुदाब कम होता है इसलिए खून आता है। ठीक है, दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा ना। ऊंचाई पर पहाड़ी दाब कम होता है। शरीर के अंदर रक्तदाब ज़्यादा होता है। नाक की पतली कोशिकाएं फट जाती है, धीरे धीरे शरीर अनुकूलित हो जाता है। विद्युत फ्यूज का तार कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए फ्यूज का तार उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। ठीक है, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए विद्युत फ्यूज का तार, है ना। ठीक है, अधिक धारा पर जल्दी गर्म होकर पिघल जाए। अधिक धारा होगी तो जल्दी गर्म होकर पिघल जाए। टिन और शीशे की मिश्र धातु, है ना, टिन और शीशे की मिश्र धातु होती है। 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर के फ्यूज आते हैं ना। फिर आता है आवर्त सारणी में क्षारीय धातु कहाँ होती है? तो इस समूह एक के अंदर होती है क्षारीय धातु ना, और दूसरे में क्षारीय मृदा धातु हो जाएगी, है ना। लीना के रब का स्वर याद है ना। बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। पानी में तेजी से प्रतिक्रिया देती है, नरम धातु होती है। केरोसिन में रखते हैं इनको। ठीक है, केरोसिन रखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। समूह 1 के जो तत्व होते हैं ना, सबको केरोसिन में रखता है। 98 प्रश्न आ गया। दूध से दही किसके कारण बनता है? तो ये लैक्टिक एसिड के कारण बनेगा, यानी कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण बनेगा। यह बैक्टीरिया लैक्टोशर्करा में लैक्टिक अम्ल बदलता है ना। और अम्ल दूध के प्रोटीन को जमा कर दही बनाता है। प्रोबायोटिक भी है ना। ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न, ध्यान रखना, प्रोबायोटिक भी है ये। ऊर्जा कोशिका में ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ATP वगैरह बनती है ना। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस होता है। ग्लूकोज
प्लस O2, ये क्या देता है, CO2 दे देगा, H2 देगा और ATP दे देगा। क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला यही होती है और दोहरा झिल्ली होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और लास्ट फाइनल प्रश्न, ठीक है, मानव में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, ये होता है गुर्दे में। गुर्दा मतलब किडनी के अंदर होता है इसका निर्माण, ठीक है। और इसकी व्याख्या देख लो, नेफ्रॉन में रक्त क्षमता है, ठीक है। नेफ्रॉन क्या होता है, रक्त क्षमता है, बेकार पदार्थ अतिरिक्त पानी और लवण मूत्र बनकर मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में जाते हैं। ये क्रम भी याद रखना ना, तो नेफ्रॉन के बाद में क्या जाएगा, इसके अंदर डायरेक्ट मूत्रवाहिनी आ जाएगी और मूत्रवाहिनी से क्या जाएगा, मूत्राशय आ जाएगा, ठीक है। और दिन में 1.5 लीटर मूत्र बनता है, ठीक है। तो दोस्तों ये पार्ट तो यहीं ख़त्म होता है ना। और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अपनी ईमानदारी से बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको, इसके अंदर मैटर कैसा लगा, आने लायक है या नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक और चीज़, हाँ एक और चीज़, इसकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप सब जुड़ जाना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।